बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपके सामने उसका पेपर मौजूद है, यानी 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का ये पेपर है और इसका सलूशन लेकर बच्चों मैं हाज़िर हूँ। तो बच्चों, इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वाली ना, ये जितने भी सवालात हैं ये सारे के सारे में जो मैंने ये सॉल्व करके इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें ये लॉन्ग सवालात भी शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आपसे ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये सारे सवालात मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और एक एक सवाल जो है वो मैंने आपको समझाना है। अगर ये लेफ़्ट साइड वाले के क्वेश्चन की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में या जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको भी लाजमी देखिएगा। तो अब बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, राइट साइड पे, कि ड्रा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेथनॉल है और मेथनोइक एसिड है। अब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्रा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेथनॉल, तो बच्चों मेथनॉल का जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास CH3OH, ठीक है ना। आप जो है इसको CH4 और O, ठीक है, आप अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। तो अच्छा बच्चों, अब आप इसका नाम तो देखिए, MET, ठीक है ना, मीथ है। तो मीथ का मतलब होता है एक का कार्बन हो। तो अब देखें, इसमें एक का कार्बन यहाँ पर मौजूद है। जब एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है तो अब यहाँ पर और एक जो कार्बन है ना, ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये एक C है, ठीक है ना, कार्बन है। अब इसने ये एक इस H के साथ, एक इस H के साथ और एक ये एक जो H है इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। अब ये जो एक बॉन्ड है ना, ये बनाएगा OH के साथ। अब यहाँ पर ये OH क्यों आया है? तो ये देखिए NOL, ठीक है ना, इसका मतलब है अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये अल्कोहल है। और जो अल्कोहल होता है उसका जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है OH, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ये सिंपल अल्कोहल होता है हमारे पास मेथनॉल। और फिर है जी बच्चों, हमारे पास मेथनोइक एसिड है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी MET मीथ है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी एक कार्बन होगा। और मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, इसके आखिर में है OIC। OIC जो है ये कार्बो ऑक्जेलिक, जो आपने फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं ना, कार्बो ऑक्जेलिक फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और कार्बो ऑक्जेलिक फंक्शन ग्रुप की पहचान क्या है कि उसमें COOH होता है, ठीक है ना। अब ये CH2O2, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। और एक C ने अब 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ आप देखिए, इस C ने एक बॉन्ड बनाया इस H के साथ। और अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बनता है। अब ये 3 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड इसने यहाँ पर OH के साथ बना दिया, तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। एक है डेंसिटी, एक है फ्लूइडिटी। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो अब डेंसिटी और फ्लूइडिटी, इसका जो आपने पेपर में लिखना है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। डेंसिटी, डेंसिटी होती है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और फिर है फ्लूइडिटी, तो एबिलिटी ऑफ अ गैस टू फ्लो, गैसेज कैन इजीली फ्लो एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इनकी जो फ्लूइडिटी है, यानी
बहने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है और ये आसानी से बहती हैं। और डेंसिटी और फ्लूइडिटी ये गैस की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपने साथ मेंशन करना है। लो डेंसिटी एंड हाई फ्लूइडिटी आर मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ये भी आपने साथ मेंशन करना है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इन फॉलोइंग रिएक्शन में आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो ये भी बच्चों एक न्यूमेरिकल है। अब आपने इसको कैसे मालूम करना है तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों हमारे पास रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 गोज़ टू फॉर्म S प्लस 2HCl। ठीक है, ये उसने रिएक्शन दी है। तो अब इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मालूम करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने बहुत लाजमी है। पॉइंट नंबर 1 है कि फ्री स्टेट अगर होगी, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। फ्री स्टेट होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब फ्री स्टेट से क्या मुराद है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो होता है हमारे पास बच्चों H यानी हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास होगा +1। और O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपके पास -2। ठीक है, और सम, इनका जो अलजेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, अब ये आपको मालूम है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, मैंने आपको बताया कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। अब आप यहाँ देखिए Cl को, यहाँ पर है क्लोरीन गैस, इसके साथ कोई और एटम या कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए अब ये H2 भी है और S भी है। ठीक है, हाइड्रोजन भी है और सल्फ़र भी है, दो है, ये फ्री स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन और ये सल्फ़र दोनों फ्री स्टेट में है, तो उनकी ऑक्सीडेशन क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। ठीक हो गया। अब जब ये ज़ीरो आ गई तो ये दो तो हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अब H की मैंने आपको बताया कि होती है +1, तो अब H के यहाँ पर दो एटम है तो H की हो गई +2। और अब ये देखिए ये वाला पॉइंट कि सम हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका सम कब ज़ीरो होगा कि अगर एक +2 है तो दूसरी -2 हो, और ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएं तो ये हमारे पास ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो अब ये एक हो गया हमारे पास H की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें मालूम है कि ये +2 है, तो ये हमारे पास -2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये H के यहाँ पर भी दो एटम है, ये शुरू में जो 2 लिखा हुआ है तो मतलब है कि H के दो एटम है, तो H की होगी +2 तो Cl की हो जाएगी -2। यहाँ तक ये आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसके बाद वाली जो बाद वाला जो पॉइंट है। अब बच्चों आप देखिए ये H को, ठीक है ना, H ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पे आ गया है। H की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 से +2 ही है, तो ये +2 से +2 ही है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए S को, ये S है, ठीक है जी, ये सल्फ़र की ये -2 से शुरू होकर ये आ रही है कहाँ पे, ज़ीरो पे। ठीक है, तो S की -2 से शुरू हुई और ज़ीरो पर आ गई। फिर आप Cl को देखिए, ये Cl ज़ीरो से शुरू हुआ और ये कहाँ आ गया, ये -2 पे आ गया है। ठीक है, तो अब जब ये -2 पे आ गया है तो ये Cl की हमारे पास हो गई ज़ीरो से -2। अब एक और पॉइंट बच्चों आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है अगर वो इंक्रीज़ हो, आप देखिए ना ये H को अगर आप देखें तो ये +2 ये सेम है। ठीक है, और आप S को देखें तो ये -2 से ज़ीरो आ गया है, -2 पे था तो ज़ीरो, फिर ज़ीरो के बाद +1 +2 +3, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और आप Cl को देखें तो ये ज़ीरो से -2 पे आ गया, -2 से आगे -3 -4 -5, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और ये आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है अगर इंक्रीज़ हो, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज़ हो तो वहाँ पे होती है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक भी एक न्यूमेरिकल पूछता है कि मुझे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताएं कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पर रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है S,
इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। और ये है Cl क्लोरीन, ये इस पर रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। अब जो असल जो हमारा सवाल है वो है जी, अब देखिए एस पर हो रही है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, याद रखिएगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर आता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आता है? एजेंट। और जहाँ पर रिडक्शन होती है वहाँ पे आता है जी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ पे, यानी आप समझ लें कि यहाँ पर होता है उल्ट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे रिड्यूसिंग हो रही है वहाँ पर आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एंड द वन दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसकी एक मिसाल दें। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज विच रिलीज हीट एनर्जी। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जिनमें जो हीट है, हीट यानी हरारत, वो रिलीज़ होती है यानी खारिज होती है। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। मिसाल, तो मिसाल आप जो है एग्ज़ाम्पल वो ये दे सकते हैं कि अब आप मीथेन, जब आप गैस को यानी जलाते हैं, ठीक है ना, सुई गैस को जब आप जलाते हैं तो वो मीथेन गैस होती है CH4। तो हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन तो प्लस O2, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, वाटर भी देते हैं, प्लस हीट भी देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपने मिसाल के तौर पर एक आपने ये बताना है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये भी बहुत अहम पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन का आपने रिएक्शन बताना है कंप्लीट कंबस्टन में और इनकम्प्लीट कंबस्टन में। तो जब एक कंप्लीट कंबस्टन होती है तो अब यही वाला रिएक्शन है बच्चों जो आपने अभी एक्सोथर्मिक में मैंने आपको बताया है कि CH4 प्लस 2H2, तो ये हमें CO2 प्लस H2O और प्लस हीट देते हैं। और इनकम्प्लीट में ना बच्चों, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम होती है ना तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और साथ हमारे पास बनता है वाटर, और साथ जो है एक कार्बन का एटम बन जाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है सफरिंग गैस होती है। और ठीक है, जो कंप्लीट कंबस्टन होती है इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है इसमें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मिलता है। फिर एक बच्चों आपके पास 6 है कि व्हाट इज़ मेंट बाय NPK फर्टिलाइज़र्स, वाई आर दीज फर्टिलाइज़र यूज। तो NPK, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटाशियम बनता है। अब ये इनके यूजेस क्या हैं कि दीज फर्टिलाइज़र आर यूज टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रंस, यानी जो अहम न्यूट्रंस होते हैं टू प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ एंड हीट। ठीक है ना, पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए जो अहम न्यूट्रंस होते हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, NPK आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट सर्वाइवल। ठीक है, और 7th है बच्चों, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ गिवन एलिमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है। अब ना बच्चों सबसे पहले आपके पास है के का मतलब है पोटाशियम, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास 39 और 19 दिया गया है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था बच्चों कि जो बड़ी वैल्यू होती है ये होता है हमारे पास एटॉमिक मास, और जो छोटी वैल्यू होती है ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और आप के साथ एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि एटॉमिक नंबर आपके पास 19 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास 19 आ गए हैं। अब बच्चों जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने 2 दफ़ा लिखना है एस और 2 दफ़ा लिखना है पी एस। अब याद कैसे रखना है कि ये आपने स्कूल, ठीक है ना, एस से स्कूल बनता है स्कूल, पी से बनता है पब्लिक स्कूल। 2 दफ़ा स्कूल लिखना है और 2 दफ़ा आपने पब्लिक स्कूल लिखना है, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया। ये एस और पी है क्या, तो बच्चों ये आपको मालूम है कि ये होते हैं जी हमारे पास सब शेल होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पास सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ, ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है, ये होते हैं हमारे पास सब शेल्स। अब बच्चों ये जो आपने 2 दफ़ा स्कूल और 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल लिखा, इसका काम क्या है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, आप इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप बच्चों ये देखिए कि एस का जो सब शेल है उसका नंबर क्या है 1। तो अब जहाँ जहाँ एस है अब आपने तरतीब से काउंटिंग करनी है। एस 1 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ गया 1, फिर ये 2, ठीक है ना, ये 1, फिर ये 2, फिर ये एस है इसके साथ 3 और ये एस है इसके साथ आ गया 4, ठीक है। अब एस के साथ 1 2 3 4 आ गया है। अब आ गया पी का नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर पे पी है ना। देखिए दूसरा सब शेल क्या है, पी है। तो पी का नंबर क्या है, 2 है। तो इसके लिए आपने इसको स्टार्ट करना है। ये आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब पी का जो नंबर है वो है 2, तो आपने फिर पी की जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो 2 से करनी है। ये पी के साथ 2 आएगा और ये दूसरा पी है इसके साथ 3 आ जाएगा। 1 आपने नहीं लिखना, ठीक है ना। तो जो पी है वो स्टार्ट होगा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। अब जब ये आपने लिख लिया तो फिर इसके बाद बच्चों आपने अब आपके पास जो पूरी जो है आप कह लें कि सीरीज़ वो ये आ गई है, ठीक है। अब जब ये आपके पास आ गई, ठीक है, 1S 2S 2P 3S 3P 4S, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों किसकी, अब इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनकी बारी आती है। एस में 2 हैं, पी में 6 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ए जो है इलेक्ट्रॉन वो मेंशन करने हैं। एस के ऊपर आपने लिख देना है 2, ये भी एस है इसके ऊपर भी 2, ये पी है इसके ऊपर 6, ये एस है इसके ऊपर भी 2, ये पी इसके ऊपर 6 और ये एस है इसके ऊपर 1। अब आप इनने अगर आप इनको काउंट करें तो ये आपके पास बन गए 90, ठीक है। ये सारे 19 इलेक्ट्रॉन्स आपके सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब ये यहाँ तक ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आता है तो आपने यहाँ तक सॉल्व करना है, मगर हमसे ये कहा गया है कि आपने ग्रुप्स मालूम करने हैं। तो अब ना बच्चों ये जो है हमारे पास सब शेल, इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स के अंदर, ठीक है। पहला शेल होता है के, तो अब के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये शेल आ गया के आपके पास, ठीक है। फिर होता है हमारे पास बच्चों शेल होता है एल, और एल में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 और 2 8, एल शेल का कंप्लीट हो गया तो ये मूव करेगा एम शेल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ एम शेल में भी हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मेरे पास आ गए ये देखिए 6 और 2 8, और फिर एम के बाद ये हमारे पास आ गया शेल एन,
ठीक है, और n में सिर्फ एक ही है 4s1, ठीक है। अब हमने इन सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब शेल में डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया है तो एक और चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं, पहला शेल होता है के, इसका एक ही सब शेल होता है, वो होता है 1s। दूसरा शेल होता है एल, इसमें होते हैं दो सब शेल 2s और 2p, ठीक है। तीसरा शेल होता है हमारे पास एम, ये भी एक अहम शॉर्ट का क्वेश्चन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें होते हैं हमारे पास तीन सब शेल 3s 3p और साथ आ जाता है 3d, ठीक है। और जो होता है n, इसमें होते हैं हमारे पास चार सब शेल 4s, ठीक है, फिर 4p, फिर 4d और 4f भी आ जाता है, ठीक है। n में हमारे पास चार सब शेल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ शेल आपके पास 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ शेल्स आपके पास 4 है, तो नंबर ऑफ़ शेल्स आपको बताते हैं कि इसका पीरियड कौन सा है, तो पीरियड इसका है हमारे पास 4। और इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, अब जो लास्ट शेल में आपके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको बताते हैं ग्रुप के बारे में। अब देखिए ये लास्ट शेल है हमारे पास n और इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसका जो ग्रुप बना वो बनेगा 1a, इसका ग्रुप बनेगा, ये आपने याद रखना है। फिर है जी बच्चों हमारे पास ओ यानी ऑक्सीजन 16 और 8 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। तो अब आपने इसको सबसे पहले करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने सबसे पहले वही काम आपके पास बना 1s2 2s2 2p4, क्योंकि यहाँ पर ना p के ऊपर, अब बच्चे यहाँ पर p के ऊपर भी 6 लिखते हैं, आपने 8 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर कंप्लीट हो गए वहाँ ख़त्म। s में 2 आते हैं, s के बाद फिर ये 2s में आएगा, 2s में भी 2 आएंगे, 2s के बाद ये मूव करेगा 2p में, तो यहाँ पर आगे 4, ये 5 6 और ये 7 और 8, ये आपके पास आ गए। अब आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स के अंदर, तो के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, और एल में होते हैं 8, तो यहाँ पर 6 हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो गया है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आपके पास शेल कितने हैं, 2 हैं, तो इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा 2, ठीक है। और लास्ट शेल क्या है, एल है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और 2, ये हो गए 6। तो अब इसका जो ग्रुप बनेगा वो आपके पास बन गया 6a, और इसे ग्रुप 16 भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद है जी बच्चों आपके पास नियोन गैस। नियोन गैस होती है बच्चों ये 20 और 10। अच्छा ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो है 4 और 2, ठीक है। वैसे नियोन गैस जो होती है वो होती है 20 और 10। अगर आपको पेपर में अगर इस तरीके से मिस्टेक है तो आपने फिर इसी मिस्टेक के मुताबिक हल करना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर ठीक तरीके से जो है वो सोल्व किया है, तो आपने इसको ठीक तरीके से सोल्व करना है। हाँ, अगर आप पेज के सेंटर में, ठीक है, इस तरह लाइन मेंशन करते हैं और एक तरफ ठीक तरीके से और एक तरफ जो है जो पेपर में दिया गया है 4 और 2 उस तरीके से करते हैं तो भी ठीक होगा, ठीक है। खैर, हम इसको ठीक तरीके से हल करते हैं। अब हमने इसके बना दिए शेल, ठीक है। अब हम 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया शेल के अंदर, तो यहाँ पर आ गया के शेल, क्योंकि के में 2 होते हैं। फिर आ गया एल में होते हैं 8, तो यहाँ पर ये 8 पूरे हैं। शेल कितने आ गए, 2, तो पीरियड आ गया दूसरा। फिर आ गया ग्रुप, अब ग्रुप आखिरी शेल में आप देखिए 6 और 2 8, तो इसका नाम बनेगा 8a, और इसे ग्रुप 18 भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनकी 2 एग्जांपल्स यानी मिसालें भी दे। तो बच्चों इसका ये जवाब आपने लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूजुअली इन द रेशो 2:1।
जैसे कि पानी की होती है, ठीक है, पानी की भी रेशो यही होती है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन सोर्स है। एग्जांपल्स अगर आप इसकी दें तो आप दे सकते हैं ग्लूकोज की C6H12O6, और फिर दूसरी सक्रोज की C12H22O11, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आर फाउंड इन फूड्स लाइक ब्रेड, राइस, पोटैटोज़ एंड फ्रूट्स, ठीक है। दे गिव इंस्टेंट एनर्जी व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू द बॉडी। तो अब ठीक है ना, तो दे गिव इंस्टेंट एनर्जी, ये इंस्टेंट मतलब जल्दी से जो है बॉडी को एनर्जी देते हैं व्हेन ब्रोकन डाउन, जब ये टूटते हैं। और इस पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की ना टाइप्स भी हैं, ठीक है ना। इनको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है कि मोनोसैचराइड्स, डाईसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स, ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। मोनोसैचराइड्स ये सिंपल शुगर होती है हमारे पास, जैसे कि ग्लूकोज है, और डाईसैचराइड्स इसमें 2 शुगर्स होते हैं, ठीक है। इसमें यानी 2 मोनोसैचराइड्स आप ये कह सकते हैं कि डाई में दो जो हैं वो मोनोसैचराइड्स होते हैं, जैसे कि सक्रोज होता है। और पॉलीसैचराइड्स इसमें मैनी जो हैं वो मोनोसैचराइड्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो हैं वो मोनोसैचराइड्स मौजूद होती हैं, जैसे कि स्टार्च है या सेलुलोस है। अच्छा, स्टार्च से मुझे एक और बात याद आई, ये भी बच्चों याद रखिएगा कि स्टार्च ये जो है ये होती है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजन ये होती है किसमें, जानवरों में। और सेलुलोज जो है ये प्लांट सेल वॉल्स में पाए जाते हैं। ये भी ये जो है MCQ उनमें पूछते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 9 है बच्चों, हाउ डू फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कॉजेज हार्म, कि ये जो फार्मिंग पोल्यूटेंट्स हैं ये कैसे हार्मफुल हैं। तो जैसे अब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के बारे में बताना है। अब आपने इसका जवाब क्या लिखना है बच्चों, कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO भी कहते हैं, ठीक है, इसका केमिकल नेम है CO, और केमिकल नेम के कह रहा हूँ, इसका फार्मूला है CO। अब ये इसका काम क्या होता है कि कंबाइन विद होमोग्लोबिन इन ब्लड्स रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कॉजेज सफोकेशन, कि ये जो खून के होमोग्लोबिन के साथ ये जब मिलती है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को ये रिड्यूस करती है, यानी कम करती है, जिससे जो है दम घुट जाता है और मौत भी वाक़या हो जाती है। फिर है जी मीथेन, जिसे CH4 यानी सुई गैस भी कहते हैं, तो कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है, ना कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में भी। और एंड एक्सप्लोजन इन माइंस, और जो माइंस होती हैं, यानी जो आप कह लें कि काने होती हैं, उनमें इसी की वजह से एक्सप्लोसिव होते हैं, तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, गिव एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट, कि आइसोटोप से क्या मुराद है, और फिर आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। Isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different their atomic masses, ठीक है ना, कि आइसोटोप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक में भी है बच्चों, कि ये सारा ये आपकी बुक में है कि हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़े हैं, ड्यूटियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, H1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। ये स्क्रीन पे भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो ये आपके पास अब देखिए H11
फिर H21H31। मैंने आपको बताया था जो कम होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। अब देखिए तीनों में एटॉमिक नंबर 111, एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनके जो मैसेज हैं देखिए 3 है, 2 है, 1 है, तो मैसेज डिफरेंट हो गए हैं। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों के, ब्रीफली डिस्क्राइब आपने करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री को, मेडिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इसमें हम लोग स्टडी ऑफ कंपोजिशंस ऑफ मैटर्स को स्टडी करते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने बुक से देख लेनी है। मेडिकल जो केमिस्ट्री है इसमें हम जो है ड्रग्स और मेडिसन को स्टडी करते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम लोग इन स्टडी करते हैं कि वो उनको उन सब्सटेंस को कि जिनमें कार्बन नहीं होती। ठीक है, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उन सब्सटेंस को स्टडी करते हैं जिनमें जिनमें पाई जाती है कार्बन, और इनऑर्गेनिक में हम उनको स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन नहीं होती। ठीक है। और सेक्शन सी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। तो इनके डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं तो ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इनको स्टडी करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ समझाना है, तो वो मैं आपको जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको मैं साथ साथ समझा देता हूँ। फिर ये जो स्ट्रक्चर है इनको ड्रा करना है, तो ये लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। 4 है जी, हाउ कैन अल्केन्स बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। ठीक है, कि जो अल्केन है वो अल्काइंस और अल्काइल हैलाइड से कैसे बनती है, और आपने फिर इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो अब ये कैसे बनती है, अब है बच्चों आपके पास रिएक्शन आपके सामने है कि अल्काइन है और उसमें होते हैं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अब अल्काइन से सबसे पहले बनेगी अल्कीन, फिर अल्कीन से बनेगा अल्केन। ठीक है ना, ट्रिपल से डबल, फिर डबल से सिंगल बॉन्ड की तरफ आएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है कि आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, और जो कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल करनी है वो करनी है Na यानी निकल। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास है C2H2, तो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड है, आपने H2 ऐड किया तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा C2 और H4। अब यहाँ पर ये आपके पास बन गया ठीक है, अल्कीन बन गया है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है ईथीन। ठीक है, 2 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर आपने दोबारा H2 को जब ऐड किया तो ये आपके पास बन जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6, और क्योंकि 2 और H ऐड होंगे तो C2H6, और ये आपके पास बन गया ईथेन यानी अल्केन बन गया है। दूसरा बच्चों आपके पास अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन बनाना का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पर ना आपने इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन के एटम हैं उनके साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया, तो अब यहाँ वो हुआ क्या कि Cl ने एक H को लेकर बना दिया HCl। अब Cl की जगह खाली है और एक H का एटम भी है, तो एक जो H का एटम है वो Cl की जगह आएगा तो ये बना देगा C2H6। तो ये यहाँ पर आपके पास अल्केन बन गई है। तो ये 2 जो हैं ये स्टेप्स हैं। फिर बच्चों आपके पास है जी व्हाट इज़ कोरियन, राइट्स इट्स केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब एनी वन मेथड टू प्रिवेंट कोरियन। अब कोरियन क्या होती है, इसे कहते हैं जंग। कोरियन इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, वाटर और केमिकल्स। ठीक है, कि जब भी आपका कोई भी सब्सटेंस जब मेटल ख़ास करके जब हवा पानी की
के साथ रिएक्ट करता है तो उसे कहते हैं कोरिजन यानी जंग लगना। एग्जांपल है बच्चों इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उसका रिएक्शन आप देखिए कि आपके पास है 4Fe का कार्बन है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो इसने बना दिया 4FeOH होल थ्राइस। अब देखिए आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो अब ये इसे कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, कि क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग, यानी अब इसको यानी जंग लग गया है। अब इसकी जो प्रिवेंशन है वो आप इसको या तो इसके ऊपर आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, गैल्वनाइजिंग भी कर सकते हैं और जो है लॉइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग क्या है कि आप इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर पेंट कर दें। गैल्वनाइजिंग क्या है कि इसके ऊपर आप जिंक की का जो कवर है वो आप इसके ऊपर लगा दें। और जो होती है अलाइंग, इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग होती है एक मेटल की दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, मिक्सिंग विद अदर मेटल टू रेजिस्ट रस्ट। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है हमारे पास। तो ये इसकी प्रिवेंशन है, ये इस तरीके से आपने इसका जवाब लिखना है। फिर बच्चों आपके पास व्हाट इज मेंट बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट टू सोर्सेज ऑफ ईच। लिपिड्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इंक्लूडिंग फैट्स, ऑयल एंड वैक्स। ठीक है, दे स्टोर एनर्जी एंड मेक सेल मेम्ब्रेन, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सोर्सेज हैं इसके बटर, घी, ऑयल। और प्रोटीन्स लार्ज बायोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड से वो बनते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एंजाइम्स। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर्स के लिए और एंजाइम्स के लिए बहुत अहम होते हैं। इसके सोर्स हैं मीट है, पल्सेस यानी दालें हैं, एग्स हैं, मिल्क वगैरह, तो ये इसके सोर्सेज हैं। तो अब बच्चों जो है हमारा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन वो अब उसकी तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले है हमारे पास NH3 अमोनिया गैस। अब 3 H के एटम है, एक N का एटम है। ठीक है ना, अगर आप देखिए N को, तो N होता है बच्चों आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। अब आप अगर इसके N के बनाए शेल, तो पहले शेल में आ गए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, टोटल 7 है ना, दूसरे में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरे में होने चाहिए 8। तो इसे एक अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक ये N की कहानी आपको समझ आ गई। फिर आता है बच्चों हमारे पास H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब H के पास है 1, तो अब H को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्डिंग होगी कैसे, अब आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा और यही आपने ड्रा करना है पेपर में। ठीक है, अब ये जो N है, अब ना इस N के साथ, ठीक है ना, ये सेंटर में आएगा N। ठीक है, इस N के साथ 3 आ जाएंगे H, 1 2 और ये 3। अब इस H के पास 1 है तो ये अपना एक डॉट, या आपने डॉट अगर इसको दिया है तो आप डॉट लिखेंगे, अगर क्रॉस दिया है तो आप क्रॉस लिखेंगे। इसने अपना एक डॉट दिया तो N ने भी अपना एक क्रॉस दे दिया। फिर ये दूसरा H है, इसने अपना एक डॉट दिया तो N ने भी क्रॉस दे दिया। ये तीसरा H है, इसने भी अपना एक डॉट यहाँ पे शेयर किया और N ने भी इसको क्रॉस दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, देखिए N का है क्रॉस, ये यहाँ पर। अब N ने अपना एक क्रॉस दिया तो H ने भी साथ डॉट शेयर कर दिया। N ने क्रॉस शेयर किया, H ने डॉट शेयर कर दिया। इस H ने जो है अपना डॉट जो है शेयर किया तो H ने जो N है इसने क्रॉस शेयर कर दिया। अब यहाँ ये जो H है इसके 2 शेल का कंप्लीट हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2। अब यहाँ पर और जो N है, N के आखिरी शेल में होते हैं 5।
ठीक है ना। तो इसने एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो पीछे बच के दो, वो दोनों यहाँ आ गए। अब आप ज़रा एन को ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 6 और 8, तो एन के भी जो है वो जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है इसे क्या नाम है, हाँ, अब देखिए एन के थे 5 इलेक्ट्रॉन, एन के थे आखिरी शेल में 5, एक यहाँ शेयर हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, ये 2 बच गए। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयरिंग में या बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, तो इसे इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उन्हें कहते हैं लॉन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है बच्चों जी हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया है कि इसके आखिरी शेल में 5 होते हैं, 3 और इसको रिक्वायर्ड है, 3 और रिक्वायर्ड हैं। अब N2 है, ठीक है ना, N2 है, तो ये भी एक N, ये भी एक N, एक को हमने डॉट से शेयर किया, एक को हमने क्रॉस से शेयर कर दिया, ठीक है। अब इस एन को भी 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्योंकि इसके पास 5 थे ना, एन के पास 5 होते हैं, 2 रह गए, 3 इसे शेयर कर दिए। अच्छा, ये 2 जो है ना, ये जो 2 यहाँ हैं, ये आपने यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके ये जो एन है इसके पास भी 5 थे, 3 इसने क्रॉस शेयर कर दिए, 2 क्रॉस इसके पास बच गए। अब ये 3 और 3 6 और ये 2 8, तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो है इसने जो है बॉन्डिंग शेयर की है, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर ये आएगा, और सॉरी 3 है शेयर किए हैं, तो यहाँ पर ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की ये एग्जांपल भी है, तो आपने इसका डॉट क्रॉस भी बना लिया है, ये आपके सामने है। फिर है जी बच्चों हमारे पास CH4, ठीक है, जिसे मीथेन गैस भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो H है, H का तो आपको मालूम है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। C का होता है बच्चों 6, C में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब C का इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में आ गए C के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, तो दूसरे में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसे दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 हैं, अब ये 4 जो है वो और लेगा, तो वो जो 4 और ये लेगा, तो ये 4 बॉन्ड बना देगा H के साथ। तो वही कहानी होगी यहाँ पे, इस जो ये जो H है, इसके पास एक है, तो इसने एक शेयर किया, तो बदले में C ने भी एक शेयर किया, इसे म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इस H ने एक शेयर किया, तो इस C ने भी एक शेयर कर दिया, इस H ने एक शेयर किया, इस C ने भी, इस H ने एक शेयर किया, तो इस C ने भी एक शेयर कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ ये H भी कंप्लीट, ये भी, ये भी, ये भी, और साथ ख़ुद C भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए 2 4 ये 6 और ये 8, तो ये इसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।